नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और उसी श्रृंखला में आज मैं मॉक टेस्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। इसमें आपके डीआई छोड़कर और करंट अफेयर्स छोड़कर बाकी सभी टॉपिक से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू होते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको सभी लेखपाल के सिलेबस की पीडीएफ डीआई छोड़कर मिलेंगी। करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ वहां पर मिलेंगी। तो एक अच्छी तैयारी अगर करनी है तो हमारे साथ जुड़िए, आपका लाभ होगा। शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आज 1 जनवरी है और न्यू ईयर ऑफर आज ही समाप्त हो जाएगा। आज आपको सभी पीडीएफ्स मात्र 100 रुपए में मिलेंगी। कल से इसकी फीस 101% 150 यानी कि 150 रुपए हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न एक बिंदु है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, ग्रिड प्रणाली में थीं, क्या सही है? अधिकांश घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, क्या यह सही है? बताइएगा। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, केवल एक। हड़प्पा सभ्यता ग्रिड प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। लेकिन कथन दूसरा गलत है, क्योंकि धूल और शोर से बचने के लिए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की बजाय गलियों में खुलते थे। लोथल में अपवाद है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था और किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को या बिपिन चंद्र पाल को? सही उत्तर है आपका बाल गंगाधर तिलक को। ब्रिटिश पत्रकार वेलेंटाइन सेरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी किया था। अगला प्रश्न है आपका कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर लाल किले में चलाए गए मुकदमे के बचाव के पक्ष के वकीलों में कौन शामिल नहीं था? भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी? सही उत्तर है आपका डी, सी राजगोपालाचारी। 1945 के लाल किले के मुकदमों के में बचाव समिति का नेतृत्व भूला भाई देसाई ने किया। नेहरू, के एन काटजू और तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे। सी राजगोपालाचारी इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? 13वें, 7वें, 10वें या भाब्रू बैराट शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। यह बृहद शिलालेख है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन वहां पर मिलता है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। अगला प्रश्न है आपका कि सत्य शोधक समाज 1873 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का विरोध, दलितों और पिछड़ों वर्गों का उत्थान, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार या विधवा पुनर्विवाह? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, दलितों और पिछड़े वर्गों का उत्थान। ज्योतिबा फूले ने पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना और दलितों के शोषण से मुक्त कराना। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है आपका 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य का राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। कारण दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 से संकीर्ण है, यानी कि सीमित है। क्या यह सही है और व्याख्या भी सही है? बताइएगा। सही उत्तर है आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने की शक्ति नहीं प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड माफ करने की भी शक्ति प्राप्त है।
अगला प्रश्न है आपका कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रत्येक नगर पालिका में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है यदि जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो, 3 लाख या उससे अधिक हो, 5 लाख या उससे अधिक हो या 10 लाख या उससे अधिक हो। सही उत्तर है आपका बी, 3 लाख या उससे अधिक हो। अनुच्छेद 243 एस के अनुसार 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसकी सिफारिश पर किया गया? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 263 सरकारिया आयोग। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। इसे 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर पहली बार गठित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम की पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 38, 40, 44 या 50? सही उत्तर है आपका बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। इसी के आधार पर बाद में 73वां संशोधन लाया गया और अनुच्छेद जो 44 है वो समान नागरिक संहिता की बात करता है। अगला प्रश्न है आपका भूगोल से संबंधित। हिमालय की पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करें। लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे नीचे वाली सबसे बाद में आएगी और सबसे ऊपर वाली सबसे पहले आएगी। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। देखिए सबसे पहले जो आएगी वो है काराकोरम श्रेणी, फिर आएगा आपका लद्दाख, फिर आएगा आपका जास्कर और फिर आएगी आपकी पीर पंजाल। तो काराकोरम सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी और फिर लद्दाख श्रेणी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की प्रमुख विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम, अत्यधिक ठंड। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। सवाना जलवायु में लंबी घास और बिखरे हुए पेड़ होते हैं। यहां स्पष्ट रूप से एक शुष्क और एक आर्द्र मौसम पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लेटेराइट मृदा के निर्माण के लिए कौन सी परिस्थितियां अनिवार्य हैं? सही उत्तर है आपका बी, उच्च तापमान और भारी वर्षा। लेटेराइट मृदा का निर्माण निछालन की प्रक्रिया से होता है। इसके लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है जो कि पश्चिमी घाट में दिखाई पड़ती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिहार। बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी और सर्वाधिक साक्षरता केरल की 94% थी। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या भारत? सही उत्तर है आपका बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में बॉक्साइट यानी कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में ओडिशा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है आपका कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत गुणात्मक उपकरण में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? बताइएगा आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत गुणात्मक उपकरण में किसे शामिल नहीं किया जाता है? सीमांत आवश्यकता, साख्यी राशनिंग, नैतिक दबाव या नगद आरक्षित अनुपात? सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, नगद आरक्षित अनुपात। सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और बैंक रेट। तो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट मात्रात्मक उपकरण है। बाकी सभी गुणात्मक उपकरण हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान कितने इंजनों पर आधारित है यानी कि स्तंभों पर आधारित है? 5, 7, 10 या 12? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 7। पीएम गति शक्ति 7 इंजनों पर आधारित है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। अगला प्रश्न है आपका कि भुगतान संतुलन में चालू खाता में क्या शामिल नहीं होता है? वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, एक पक्षीय अंतरण, विदेशी ऋण और निवेश। बताइएगा
भुगतान संतुलन में चालू खाता में क्या शामिल नहीं होता है? सही उत्तर है आपका डी, विदेशी ऋण और निवेश। विदेशी ऋण और निवेश पूंजी खाते का हिस्सा है। चालू खाते में वस्तु, सेवा और एक तरफा हस्तांतरण आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार के बजट को सनसेट बजट भी कहा जाता है? जेंडर बजट, शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट या घाटे का बजट? सही उत्तर है आपका बी, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट में वह हर व्यय को शून्य से शुरू मानकर उसका औचित्य सिद्ध करना होता है। परियोजना पूरी होने या अनुपयोगी होने पर बजट सूर्यास्त बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना, सेबी के नियमों के तहत भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए, पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, कंपनी का मुख्यालय विदेश में होना चाहिए। तो ये जो सही उत्तर है आपका वो डी है ना? ये आपका सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। मुख्यालय विदेश में होना कोई शर्त नहीं है, बल्कि कंपनी का वैश्विक उपस्थिति होना वांछनीय है। वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। ओआईएल इंडिया नवीनतम है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत चरण की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में कितनी आबादी को जोड़ना था? सही उत्तर है आपका ए, 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी और 500 से अधिक आबादी वाले जितने भी गांव हैं उन सभी को जोड़ना था इसका लक्ष्य। और पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों में 250 से आबादी वाले बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपका कि स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो सही उत्तर है आपका बी, ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी से भूमि का सीमांकन कर संपत्ति कार्ड देना। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्य क्या है? इसे पूरे यूपी में लागू किया गया था। इसमें जमींदार राजस्व एकत्र करते थे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थी। यूपी में महलवाड़ी प्रमुख थी। इसमें सरकार का किसानों से कोई सीधा संपर्क नहीं था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में प्रचलित रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका सी, यह व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थी। यूपी में महलवाड़ी प्रमुख थी। उत्तर प्रदेश तब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में मुख्य रूप से यहाँ महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। रैयतवाड़ी मद्रास और बॉम्बे में थी। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम कितने अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 50, 75, 100 या 25? सही उत्तर है आपका बी, 75। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर बनाने वाला राज्य बना है। अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का फोकस किस पर है? सही उत्तर है आपका बी, ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना के तहत किसानों को कार्ड कितने वर्षों के अंतराल पर नवीनीकृत किया जाता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? सही उत्तर है आपका बी, 3 वर्ष। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की वैधता 3 वर्ष है। ये परिवर्तन मिट्टी की स्वास्थ्य स्थिति में समय के साथ होने वाले बदलावों को ट्रैक करने के लिए किया गया है। यह मिट्टी में पोषक तत्वों, एनपीके आदि की स्थिति बताता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में पीएसएलवी और जीएसएलवी में मुख्य अंतर क्या है? बताइएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में पीएसएलवी और जीएसएलवी में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन। पीएसएलवी मुख्य रूप से अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में भेजता है, जबकि जीएसएलवी संचार उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में भेजता है। जीएसएलवी जियो सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारी संचार उपग्रहों को 36,000 किमी की ऊंचाई के लिए है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है। पीएसएलवी में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यह ध्रुवीय कक्षाओं के लिए है।
अगला प्रश्न है आपका कि CRISPR CAS9 तकनीकी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जीन एडिटिंग। CRISPR Cas9 एक क्रांतिकारी जीन संपादन तकनीकी है। यह डीएनए को सटीक रूप से काटने और संशोधित करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न है आपका कि 5G तकनीकी में निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? सही उत्तर है आपका बी, मिलीमीटर तरंगें और उच्च आवृत्ति। 5G नेटवर्क उच्च डेटा स्पीड के लिए मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एलिसा टेस्ट मुख्य रूप से किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन हो जाएगा, एड्स यानी कि एचआईवी के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके मापन की एक मानक इकाई है? वायु प्रदूषण, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण, मिट्टी की नमी, ध्वनि प्रदूषण स्तर। बताइएगा, जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी किसके मापन की एक मानक इकाई है? और सही उत्तर है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। उच्च बीओडी का अर्थ है उच्च जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी कि एनडीआरएफ का गठन किया गया है? एनडीआरएफ फंड। तो एनडीआरएफ जो फंड है आपका, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ का गठन किया गया है। तो धारा 44, धारा 46, 48 या 10। सही उत्तर है आपका बी, धारा 46। धारा 46 में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का प्रावधान है। धारा 48 में राज्य आपदा मोचन निधि का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जैव विविधता संरक्षण, ओजोन परत का संरक्षण, सतत विकास, खतरनाक अपशिष्ट का निपटान। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ओजोन परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे सीएफसी को रोकने के लिए है। यह सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधियों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की प्रक्रिया में क्या होता है? जल निकाय में पोषक तत्वों की कमी, जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल प्रस्फुटन, या जल स्तर का घटना, मछलियों की संख्या में वृद्धि। सही उत्तर है आपका जल निकाय में पोषक तत्वों की अधिकता। तो पोषक तत्वों के कारण शैवाल तेजी से बढ़ते हैं जो पानी की सतह को ढक लेते हैं। इससे सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं जा पाता और ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीव मर जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से लिखा जाता है। इसमें संबोधन प्रिय श्री जैसा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वाकजाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही उत्तर है आपका ए, वाक धन जाल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? लंबोदर है, नीलगाय है, माता पिता है, राजकुमार है। सही उत्तर होगा आपका बी, नीलगाय। लंबोदर तो आपका बहुवरीय का होगा। तो नीली है जो गाय, यहां विशेषण विशेष संबंध है, अतः कर्मधारय समास होगा। लंबोदर में बहुवरीय समास है क्योंकि यह गणेश का नाम है। राजकुमार में तत्पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लोकोक्ति नाच न जाने आंगन टेढ़ा का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है आपका बी, अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर या साधनों पर मढ़ना। अगला प्रश्न है आपका कि वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव। तो ये आपकी रैम हो जाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल यानी कि अस्थिर मेमोरी है। बिजली बंद होते ही इसमें रखा डाटा नष्ट हो जाता है। रोम और हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है आपका बी, POP3 या IMAP। ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग होता है और ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 या IMAP का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लॉकचेन तकनीकी की प्रमुख विशेषता क्या है?
सही है आपका बी ऑप्शन, विकेंद्रीकृत और अपरिवर्तनीय वही खाता। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत लेजर है जिसे बदलना लगभग असंभव है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर पहचान पाएंगे बी डॉलर चिन्ह का। यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन भी दे दिया, आपका एक एग्जाम्पल भी दे दिया। डॉलर चिन्ह का उपयोग सेल को लॉक करने में होता है। इससे फार्मूला कॉपी करने पर सेल का पता नहीं बदलता। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। जौनपुर, कन्नौज, गाजीपुर, रामपुर। सही उत्तर है आपका बी कन्नौज। लेखपाल के एग्जाम में भी एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। कन्नौज इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी भी कन्नौज थी, तब इसका नाम महोदय श्री हुआ करता था। अगला प्रश्न है आपका कि थारू जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर है आपका ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति यूपी के तराई क्षेत्र लखीमपुर बहराइच में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थित है। सही उत्तर है आपका ए बुलंदशहर में। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकी शैली की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। लखनऊ, जौनपुर, फैजाबाद या आगरा। सही उत्तर है आपका बी जौनपुर। इसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। सरकी शासकों ने यहाँ अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी। सही उत्तर है आपका 1973। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में यह शुरू हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग, स्वदेशी, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही उत्तर है आपका बी स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। इसमें स्वदेशी वस्तुओं का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर और किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। सही उत्तर है आपका स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। मूल रूप से 10 थे, वर्तमान में 11 हैं और 11वां 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या ग्रेनाइट। सही उत्तर है आपका बी अवसादी। अवसादी चट्टानें जैसे चूना पत्थर, कोयला, बलुआ पत्थर में परतों के बीच में जीवाश्म सुरक्षित रहते हैं। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा से बनती हैं, अतः उनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन है, सबकी योजना सबका विकास। यह अनुच्छेद 243G के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए है। ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजना तैयार करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि OSI मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं, 4, 5, 7 या 9। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 7 लेयर होती हैं। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। TCP या IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं। ग्राफीन के संदर्भ में क्या सही है। यह कार्बन का एक अपरूप है। यह एक 2D सामग्री है और बिजली का सुचालक है। यह स्टील से भी मजबूत है। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है आपका डी उपर्युक्त सभी। यह कार्बन का एक अपरूप है। ग्राफीन कार्बन की एक परमाणु मोटी परत है। यह अपनी असाधारण मजबूती और विद्युत चालकता के लिए वंडर मटेरियल कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन करता है। तो सही उत्तर है आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP।
घोषणा और अनुमोदन जो करता है वो करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चरकुलाल लोक नृत्य प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध या पूर्वांचल? सही उत्तर है आपका ब्रजभूमि। इसमें महिलाएं सिर पर 108 दीपों वाला पिंजरा या पहिया रखकर नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? काज, आम, हरिद्रा या घर? सही उत्तर है आपका सी हरिद्रा। हरिद्रा तत्सम है, इसका तद्भव हल्दी होता है। काज तद्भव है, आम तद्भव है, घर तद्भव है। इनके तत्सम क्रमशः कार्य, आम्र और गृह शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए किसी क्षेत्र में कम से कम कितने संवहनीय पौधों की प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए? तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 1500 प्रजातियां। कितनी? 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। नॉर्मन मायर्स के अनुसार हॉटस्पॉट के लिए दो शर्तें हैं। कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधे हों, मूल वनस्पति का 70% नष्ट हो चुका हो और भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। बताइएगा कौन कौन से हैं? सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारत के जो हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उनके नाम हैं हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड। तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। यह जापान से लागू हुआ था और इसका उद्देश्य था आपदा जोखिम को कम करना। यह ह्योगो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर वायरस रैनसमवेयर को क्या करता है? ये डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और फिरौती मांगता है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। रैनसमवायर यूजर के फाइलों को लॉक कर देता है और उसे खोलने के लिए बदले में पैसे मांगता है और अक्सर ये बिटकॉइन में पैसे मांगे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण के संदर्भ में ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण से है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसके तहत सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे अशोक और नीम जैसे घने पेड़ लगाए जाते हैं जो ध्वनि को अवशोषित करते हैं। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? 5, 6, 8 या 10? सही उत्तर है आपका सी 8। तो इनके नाम है कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में गीगो शब्द का संबंध किससे है? गति, सटीकता, विश्वसनीयता या मेमोरी क्षमता? सही उत्तर है आपका बी सटीकता, एक्यूरेसी। गीगो का अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। यह सटीकता से संबंधित है। यदि इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। अगला प्रश्न है आपका कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा या घृणा होता है। रौद्र रस का क्रोध, भयानक का भय और अद्भुत का विस्मय होता है। पर्यावरण में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या रियो सम्मेलन? तो सही उत्तर है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 तहत लाई गई थी ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सरसों, चना, मक्का, जौ? तो जो सर्दी की फसल नहीं है वो रबी की फसल नहीं होगी। तो मक्का सर्दी की फसल नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। हालांकि अब रबी में भी उगाई की जाती है, लेकिन पारंपरिक वर्गीकरण में खरीफ की फसल है। सरसों, चना, जौ, गेहूं रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मानक समय आईएसटी रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? आप सभी इससे परिचित हैं। बी ऑप्शन प्रयागराज, नैनी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिकल 280 के तहत गठित वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा और कार्बन, तांबा और निकल? तो सही उत्तर है आपका तांबा और जस्ता। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है।
कांसा, तांबा और टिन से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है? तो 6,000 दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है आपका संत कबीर नगर। यह एक रामसर स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? सही उत्तर है आपका घटता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं और मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण होता है नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे गांव, दांत। अनुस्वार बिंदु का उच्चारण केवल नाक से होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी किसके बीच बफर का कार्य करती है? तो ये आपके सीपीयू और रैम के बीच में बफर का कार्य करती है। अगला प्रश्न है आपका कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिड़ला या ज्योतिबा फूले? सही उत्तर है आपका सी, घनश्याम दास बिड़ला। स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। सचिव अमृतलाल ठक्कर, ठक्कर बापा थे। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, किसकी इकाई है? यह आपसे पूछा गया है। समय की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की या द्रव्यमान की? सही उत्तर है आपका दूरी। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1992, 54, 2002 या 1982? सही उत्तर है आपका 1992। किसान बही योजना 1992 में शुरू हुई थी। इसमें किसान की जोत का विवरण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण। इसके द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे गूगल डॉक्स। IaaS का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। PaaS का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगला प्रश्न है आपका कि जंगम का विलोम शब्द क्या है? तो जंगम का होता है स्थावर। जंगम जो चल सके, और इसका विलोम होता है स्थावर यानी कि स्थिर। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर होता है? सही उत्तर है आपका विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। गोल्डन राइस एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जो विटामिन ए, बीटा कैरोटीन की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर? सही उत्तर है आपका बी, शारदा नहर। यह पीलीभीत जिले से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सही उत्तर है आपका बी, शिवरामन समिति। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होती है। यह बी, शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला प्रश्न है आपका कि जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? बहुयज्ञ, सर्वज्ञ, अज्ञ या विज्ञ? सही उत्तर है आपका बी, सर्वज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो बहुयज्ञ, और जो कुछ ना जानता हो अज्ञ। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? सही उत्तर है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम? सही उत्तर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चिनाब, सतलज, रावी या सिंधु? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, चिनाब। मांडा जम्मू कश्मीर
हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है? यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान का भाग IXA नगर पालिकाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 73वां, 74वां या 86 या 97? सही उत्तर है आपका बी, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। यह शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है और भाग 9A जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू चिप कंपनी का क्या अर्थ है? एक नई कंपनी, एक कंपनी जो घाटे में है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और सुरक्षित कंपनी, मछली पालन करने वाली कंपनी। सही उत्तर है आपका सी, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और सुरक्षित कंपनी। तो ब्लू चिप कंपनियां वे होती हैं जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती हैं, लगातार लाभ कमाती हैं और जिनका बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा कहां स्थित है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सिकंदरा, आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा की जो वास्तुकला है हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB पॉजिटिव होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव होता है जो सबका खून ले सकता है। O निगेटिव सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 18 वर्ष। ग्राम सभा के सदस्य वे सभी होते हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है, अतः न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या 10? सही उत्तर है आपका 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अगला प्रश्न है आपका कि सोन नदी गंगा में कहां मिलती है? प्रयागराज, पटना के पास, वाराणसी या गाजीपुर? सही उत्तर है आपका पटना के पास। सोन नदी जो नदी है वो अमरकंटक से निकलती है और पटना बिहार के पास गंगा में दक्षिण से मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, सिंचाई या मत्स्य पालन? सही उत्तर है आपका ये दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसके जनक वर्गीज कुरियन है और ये ऑपरेशन 1970 में शुरू हुआ था ऑपरेशन फ्लड के नाम से। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर में Ctrl+C का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये कॉपी करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? दांडी, साबरमती आश्रम, वर्धा या चंपारण? सही उत्तर है आपका बी, साबरमती आश्रम। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा शुरू हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है भौतिक वातावरण से डेटा, तापमान, गति आदि एकत्र करना। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ेगा? तो ये मेरठ और प्रयागराज के बीच में बन रहा है। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और यह कुल 12 जिलों से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न है आपका कि उपसर्ग के संदर्भ में अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अध है, अधि है या अध्य है? बताइएगा अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर है आपका सी, अधि। अधि धन अच्छ मिलकर बनाते हैं अध्यक्ष। यह यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि बैंकिंग में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है और यह किस अधिनियम के तहत अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नो योर कस्टमर। PMLA एक्ट 2002 में यह अनिवार्य किया गया है। यह धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत अनिवार्य है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको आज का ये मॉक टेस्ट कैसा लगा। देखिए तैयारी करते रहिए, हमारा प्रयास है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और सारे प्रश्नों का बार बार रिवीजन करवाना। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं
और 100 प्रश्नों में तो कुछ प्रश्नों को तो रिपीट करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। कि हमारे चैनल का नाम ही है क्विक रिवीजन क्लासेस, कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवाया जा सके। देखिए, बाकी सब तैयारी आपको करनी है, कोई टीचर आपको गारंटी के साथ मेहनत नहीं करवा सकता। पढ़ना आपको है, टीचर आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकता है, अच्छा रिवीजन करवा सकता है। बाकी लर्न कितना आपको हो रहा है, याद कितना आपको हो रहा है, ये आपके प्रयासों पर डिपेंड करेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और वहां से जुड़ जाइए। जितना भी मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो दूंगा उसके सारे पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फिर चाहे आप यूट्यूब वीडियो देखें या ना देखें, आपको पीडीएफ मिलेंगे। और इसके अलावा साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम टाइम की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।